हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स की सीरीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर से, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन को लिखा है अल्फोंसे डॉडेट ने, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ये कहानी 1870 से 71 के टाइम की लिखी गई है, यानी जिस टाइम पे फ्रांस और प्रशिया में वॉर चल रही थी। प्रशिया जीत चुका था और फ्रांस को हारना पड़ा था। एज अ रिजल्ट प्रशिया ने जो आज के टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का एरिया है, ये सारा अपने कब्ज़े में ले लिया था। फ्रांस के ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, अल्सासे और लॉरेन, वो भी प्रशिया के हाथों में आ चुके थे। उन्हीं दो जगहों की ये कहानी है, द लास्ट लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारे लीड कैरेक्टर फ्रांस से, जो कि एक स्कूल गोइंग बॉय है। वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। वो बताता है कि एक तो मैं लेट हूँ और ऊपर से एम हेमल, उसके टीचर, उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स पे होमवर्क करके लाने को बोला था, यानी पार्टिसिपल्स याद करके आने को बोला था, और उसे तो पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं पता। होमवर्क ना करने की वजह से और लेट होने के डर से फ्रांस सोचता है कि क्यों ना मैं आज स्कूल बंक कर दूं और बाहर ही कहीं दिन भर घूमता रहूं। फिर वो अपने स्कूल बंक करने की वजह बताता है। वो कहता है कि आज का दिन इतना खूबसूरत है, इतना ब्राइट है, इतना सुंदर है। एजेस के पास चिड़िया कितनी सारी बोल रही हैं, प्रशियन सोल्जर्स जो हैं वो सब ड्रिलिंग कर रहे हैं। मतलब सब कुछ बहुत खूबसूरत और बहुत प्लीजिंग लग रहा है, यानी उसके बाहर घूमने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। वो कहता है कि ये सारी चीज़ें उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं कि फ्रांस आओ और तुम हमें इंजॉय करो। लेकिन फिर वो अपने मन को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा। जब वो टाउन हॉल से गुजरता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास, यानी बुलेटिन बोर्ड मतलब एक बोर्ड जिस पे शहर के बारे में या डिस्ट्रिक्ट के बारे में कोई न्यूज़ छापी जाती है, तो वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो बताता है कि पिछले 2 सालों में हमें हर एक बुरी खबर इस बुलेटिन बोर्ड से ही मिली है। चाहे वो वॉर हारने की बात हो, चाहे ड्राफ्ट हो, चाहे ऑर्डर हो कमांडिंग ऑफिसर्स के, हर एक चीज़, हर एक बुरी खबर उन्हें इस बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही मिलती है। और ये सारी बातें वो सोचते हुए ही उसमें सोचता है कि अब कौन सी खबर आ गई होगी। लेकिन जो कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका था, वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से भी तेज़ी से निकल रहा होता है। उसको तेज़ी से जाता हुआ देख के वहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ और वॉचर खड़े रहते हैं, वो उसे कहते हैं कि अरे अरे ठीक है, आराम से जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे, आज तुम्हें लेट नहीं होने वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रांस को ये सुन के लगता है कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं वो सब, और ये सब सोचते सोचते वो दौड़ता हुआ स्कूल पहुँचता है। अब जनरली जब स्कूल की शुरुआत होती है, यानी स्कूल की बेल लगने से पहले का जो टाइम होता है, तो अक्सर क्या हुआ करता था कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, इतना कि स्ट्रीट तक, सामने की सड़कों तक बच्चों की आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। डेस्क खोलने बंद करने की आवाज़ें, और जैसे बच्चे कोई चीज़ याद करने के लिए कान में ऐसे उंगली लगा लेते हैं और फिर खूब तेज़ तेज़ उसको बड़बड़ाते रहते हैं, तो उसी तरह से बच्चे हमेशा किया करते थे। और टीचर के स्केल डेस्क पे पटकने की भी आवाज़ें आती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, इनमें से कोई भी चीज़ आज नहीं हो रही थी, सब कुछ एकदम शांत था। फ्रांस स्कूल पहुंचने के बाद स्कूल की विंडो से झांक के क्लासरूम में देखता है तो उसके क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी सीट्स पे बैठ चुके थे, और उसके टीचर एम हेमल अपने हाथों में लोहे की स्केल पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे। अब फ्रांस को दरवाज़ा खोल के सबके सामने से होते हुए अंदर जाना था, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ और शर्मिंदा भी था, क्योंकि वो लेट हो चुका था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो उसने सोचा था कि एम हेमल उसको डांटेंगे। एम हेमल ने उसको देखा और बहुत ही प्यार से उसको कहा कि फ्रांस, तुम जल्दी से अपनी जगह पे जाके बैठो, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। बस सुन के फ्रांस जल्दी से जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, और वो बैठते ही नोटिस करता है कि आज उसके टीचर ने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहना था, शर्ट पहनी थी और सिल्क की एक छोटी सी टोपी लगाई थी उन्होंने। तो उनका ये ड्रेस कोड शॉकिंग इसलिए था क्योंकि जनरली एम हेमल ये कपड़े उस दिन पहना करते थे जब स्कूल में किसी तरह का इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी ज़्यादातर किसी फंक्शन पे ही वो इस तरह के कपड़े पहन के आया करते थे। इतनी सारी अजीब चीज़ें देखने के बाद फ्रांस सबसे ज़्यादा शॉक तब होता है जब वो देखता है कि उसके क्लास की जो लास्ट बेंचेस हमेशा जो खाली रहा करती थी, आज उस पे गाँव के ही लोग बैठे हुए हैं और वो चुपचाप से बात सुन रहे हैं।
पीछे की सीट पे बूढ़ा हॉसर अपनी 3 कोने वाली टोपी पहन के बैठा था, जो फॉर्मर मेयर थे, यानी अब रिटायर हो चुके हैं। पहले जो मेयर थे वो फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और उन्हीं की तरह कई सारे लोग लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। जो हॉसर था उसने एक बहुत ही पुराना कैनवस लाया था अपने साथ। कैनवस मतलब समझ लीजिए किसी मेटल की शीट, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। उसको वो अपने पैरों पे, अपने नीज़ पे रख के और चश्मे को ही अपने सामने रख के बैठा हुआ था। फ्रांस बताता है कि वो ये सारी बातें सोच ही रहा था, तब तक एम हैमल अपनी सीट से उठते हैं और जितने प्यार से उन्होंने फ्रांस से बात की थी उतने ही प्यार से वो कहते हैं, बच्चों ये शायद से आखिरी लेसन होगा जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि अल्सासे और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन भाषा अब से पढ़ाई जाएगी और नए जो मास्टर हैं, जो नया टीचर है, वो कल से स्कूल ज्वाइन करेंगे। तो ये आप सबका आखिरी फ्रेंच भाषा का लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहकर और ध्यान से मेरी बातें सुने। फ्रांस बताता है कि उनकी ये सारी बातें सुन के मुझे अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था और उसे समझ आता है कि अच्छा, इसी चीज़ के बारे में वो टाउन हॉल में, यानी वो जो बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड, उस पर इसी चीज़ के बारे में नोटिस छपा था। फ्रांस मन ही मन सोचता है कि क्या ये सच में मेरा फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन होगा? मतलब मैंने तो अभी बहुत मुश्किल से लिखना सीखा था फ्रेंच भाषा, और क्या अब मैं इससे आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा? क्या मुझे अब फ्रेंच भाषा पढ़ना यहीं पे रोकना पड़ेगा? फ्रांस को बहुत ज़्यादा रेग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सोच के कि काश मैंने अपने लेसन्स पढ़ लिए होते। मैं अपने लेसन्स पढ़ने की जगह चिड़िया देखा करता था खिड़की से बाहर, उनके अंडे देखा करता था, या फिर सीढ़ी पे फिसलते हुए खेलता था। फ्रांस कहता है कि जो मेरी किताबें हैं, जो मेरे लिए अभी तक एकदम बेकार हुआ करती थी, जो मुझे स्कूल लाने में इतनी भारी लगती थी, वो किताबें, मेरी हिस्ट्री की, ग्रामर की वो किताबें अब मेरे लिए एक पुराने दोस्त जैसी हो गई हैं, जिन्हें मैं नहीं छोड़ना चाहता या जिन्हें मैं नहीं खोना चाहता। और किताबें तो अलग बात है, सबसे बड़ी चीज़ है एम हैमल अब मुझे नहीं पढ़ा पाएंगे। ये बात मुझे ये भूलने पे मजबूर कर देती है कि एम हैमल कितने स्ट्रिक्ट टीचर थे। जैसे होता है ना कि जब कोई चीज़ आपसे दूर जा रही होती है तभी आपको उसकी वैल्यू पता चलती है, सेम वही फ्रांस के साथ हो रहा था। फिर फ्रांस को समझ आता है कि अच्छा, यही वजह थी कि आज उन्होंने अपना ये खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहना था, और यही वजह थी कि क्यों गांव के लोग आकर पीछे लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे, क्योंकि वो सब भी खुद भी सॉरी फील कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि क्यों वो कभी स्कूल नहीं गए और क्यों उन्होंने अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा जो है उसे नहीं सीखा। ना क्लासरूम में आके बैठना उन सब का एक तरीका था एम हैमल की जो 40 साल की नौकरी थी एज अ टीचर, उनको रिस्पेक्ट देने का और साथ ही अपने देश को रिस्पेक्ट देने का, जो शायद अब उनका नहीं था। फ्रांस ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसे अपना नाम सुनाई देता है। पार्टिकल्स सुनाने की अब फ्रांस की बारी थी, लेकिन वो सोचता है कि आखिर जब मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसका एक भी रूल नहीं पता है, तो क्या बोलूँगा। फ्रांस बोलना शुरू करता है और पहला वर्ड बोलते ही वो अटक जाता है, मतलब वो भूल जाता है। भूलेगा क्या, उसे कुछ याद ही नहीं था। तो वो सिर झुकाए वहीं पे अपने डेस्क पे ही चुपचाप खड़ा हो जाता है। सिर नीचे किए ही वो सुनता है कि एम हैमल उसको कहते हैं, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, तुम्हें पहले से ही बहुत बुरा लग रहा होगा। देखो ना आज कैसा लग रहा है कि हम सब हर दिन खुद से कहते हैं कि अरे यार मेरे पास तो बहुत सारा टाइम है, मैं ये काम कभी भी कर सकता हूँ, और आज देखो ना ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। पूरे अल्सासे शहर की यही सबसे बड़ी गलती है कि हम सब अपना काम कल पे छोड़ देते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो कि आखिर क्या जवाब दोगे जब बाहर खड़े लोग तुमसे पूछेंगे, अच्छा तुम खुद को फ्रेंचमैन कहते हो और तुम्हें फ्रेंच भाषा ना ही बोलनी आती और ना ही लिखनी आती है। लेकिन चिंता मत करो फ्रांस, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, हम सब ने तो तुमसे भी ज़्यादा गलतियाँ की हैं। अपनी बात को पूरा करते हुए मिस्टर एम हैमल बताते हैं कि आप सभी बच्चों के माता पिता आप लोगों को पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा ध्यान आपसे काम करवाने में लगाते थे, ताकि वो खेतों में या फिर मिल्स में आपसे काम करवा के थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमा सके। बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ब्लेम करने के बाद एम हैमल खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। वो बताते हैं कि वो कई बार बच्चों को लेसन्स पढ़ाने की जगह अपने गार्डन में भेज दिया करते थे फूलों को पानी देने के लिए, और जब भी कभी उनका मन करता था फिशिंग पे जाने का, मछलियाँ पकड़ने का, तो वो बच्चों को बिना मतलब ही छुट्टी दे दिया करते थे, चाहे वो संडे हो या ना हो। फिर इसी तरह से एक गलती से दूसरी गलती एम हैमल सबकी गलतियाँ उन्हें रियलाइज़ करवाते रहते हैं।
वो ये भी कहते हैं कि फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट, सबसे लॉजिकल भाषा है, जिसे कि हर एक नागरिक को बचा कर संजो कर रखना चाहिए। वो बताते हैं कि किसी भी आदमी की मातृभाषा उसके लिए वैसी ही होती है जैसे कि एक कैदी के लिए उसके कैद की चाबी। जब तक वो अपनी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है तब तक उसे कोई भी चीज़ बांध कर नहीं रख सकती। अपनी बात ख़त्म करने के बाद वो अपनी ग्रामर की बुक खोलते हैं और लेसन पढ़ना शुरू करते। चैप्टर ख़त्म होने के बाद फ्रांस कहता है कि उसे पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया। फ्रांस ये रियलाइज़ करता है कि गलती तो उसे में थी कि उसने कभी चैप्टर्स को सुनने की कोशिश ही नहीं की ध्यान से। जब वो सुनता तब ना उसे समझ आता। और दूसरी चीज़ वो ये भी सोचता है कि एम हैमेल ने इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद पहले कभी भी नहीं पढ़ाया हो। उनके पढ़ाने का तरीका देख के ऐसा लग रहा था कि एम हैमेल वहाँ से जाने से पहले जितना भी उनके पास ज्ञान है उतना दे के जाना चाहते हैं। मानो वो कोशिश कर रहे हो कि सारा का सारा ज्ञान वो एक ही बार में बच्चों के दिमाग में घुसा दें। ग्रामर का चैप्टर ख़त्म होने के बाद राइटिंग का सेशन स्टार्ट होता है। एम हैमेल सारे बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पे न्यू कॉपीज़ लाए होते हैं जिस पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है फ्रांस अल्सासे, फ्रांस अल्सासे। फ्रांस कहता है कि उन कॉपीज़ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटे छोटे झंडे हो हर एक डेस्क। और क्लासरूम में इतनी शांति थी कि पेन से जो लिखने की आवाज़ आती है ना कॉपी पे, वो घस-घस टाइप की, वो आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। लिखने के दौरान ही कुछ बीटल्स यानी कुछ कीड़े बाहर से उड़कर क्लासरूम में आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उन पे ध्यान नहीं देता है, सब इतने ज़्यादा मग्न होते हैं लिखने में। फ्रांस का ध्यान जाता है सामने की फर्श पे बैठे हुए कबूतरों पे, और उन्हें देख के वो सोचता है कि क्या अब वो लोग कबूतरों को भी जर्मन में बोलना सिखाएंगे। अपनी राइटिंग कंप्लीट करने के दौरान कभी कभी बीच में फ्रांस नज़र उठा के एम हैमेल की तरफ देख लेता था, तो वो देखता था कि वो एकदम मोशनलेस, बिल्कुल किसी तरह का रिएक्शन है, एकदम शांति से अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, कभी एक चीज़ को कभी दूसरी चीज़ को देखे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा हो मानो कि वो पूरे इस नज़ारे को अपने दिमाग में बसा लेना चाहते हो। फ्रांस सोचता है कि 40 सालों से यहाँ पे हर एक चीज़ इसी तरह थी, यानी एम हैमेल इस स्कूल में पढ़ाया करते थे, उनका बाहर एक छोटा सा गार्डन था, सब कुछ अभी भी वैसा ही है। सिर्फ जो डेस्क थी वो सब थोड़ी सी अब रफ़ हो चुकी थी, यानी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी थी। जो डेस्केस या बेंचेस जो उन्होंने वॉलनट के, जो अखरोट के पेड़ लगा रखे थे, वो सारे थोड़े बड़े हो चुके थे अब। और हॉपवाइन का पौधा, ये एक तरह का क्लाइंबर होता है, तो हॉपवाइन का पौधा पूरी तरह से खिड़कियों पर आकर चढ़ गया था। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। अपनी बहन को ऊपर वाले फ्लोर पे सामान पैक करते सुनना, क्योंकि उन्हें अगले दिन कंट्री छोड़कर जाना है, ये कितना मुश्किल होगा एम हैमेल के लिए। राइटिंग का सेशन ख़त्म होने के बाद हिस्ट्री की बारी आती है। तो हिस्ट्री के लेसन्स में जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब अपनी पोएम्स या कह लीजिए राइम्स गाना शुरू करते हैं, बा बे बी वो बू करके। और जब बच्चे ये सब गा रहे होते हैं तो उसकी नज़र फिर पीछे के बेंच पे बैठे हुए बूढ़े हौसर पे पड़ती है, जो कि अपने प्राइमर को अपने हाथ में उठाता है, पकड़ता है, और उस पर जो जो लिखे रहते हैं लेटर्स, उनको उन बच्चों के साथ दोहराता है। और ये साफ देखा जा सकता था कि बोलते समय उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वो हौसर भी रोने लगता है। फ्रांस सोचता है कि ये सारी बातें, ये जो लास्ट लेसन आज का चल रहा है, ये सब मुझे कितना अच्छी तरह से याद रहने वाला है, कितना मेमोरेबल है ये सब। सारे लेसन्स के बाद जैसे ही 12 बजता है तो चर्च की क्लॉक बजने लगती है, ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है। पर्शियन सोल्जर्स उनके स्कूल के पीछे से ही ड्रिल करते हुए यानी मार्च करते हुए जा रहे होते हैं। 12 बजते ही एम हैमेल अपनी चेयर पे से उठते हैं और बहुत ही उदास खड़े हो जाते हैं। फ्रांस कहता है कि उसने आज से पहले एम हैमेल को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा था। एम हैमेल खड़े होकर बोलने की कोशिश करते हैं, मेरे दोस्तों, मैं, और इतना बोलकर वो रुक जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो वो शांति से पीछे की ओर मुड़ते हैं, चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतनी बड़ी भाषा में वो लिखते हैं, वीवे ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। और वो लिखने के बाद अपना हाथ नीचे करते हैं और ब्लैक बोर्ड पे ही अपना सिर नीचे की ओर करके वहाँ से जाते हुए सारे लोगों को अपना हाथ दिखाते हुए बाय करते हैं और कहते हैं स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। तो ये था द लास्ट लेसन की स्टोरी। बोर्ड में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस के लिए भी एक वीडियो बना रखा है मैंने, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो एक बार आप प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने पर्सनली वो सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से ढूंढ के बनाए हैं जो बोर्ड पूछ सकता है आपसे। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में।